हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो स्टूडेंट मैं बता दूं आपके लिए जो मैं जो अब वाले जो प्रैक्टिस अगला जो क्वेश्चन अगले करके आया हूँ लूसेंट की बुक से। जो आगे 17वें टॉपिक जो केस होगा, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब जो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा भारतीय जो ब्रिटिश शासन जो चला था उस समय का। तो लूसेंट की बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पर लेकर के आया हूँ, ठीक है। वो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन होने वाले हैं। और इससे भी मैंने 4 वीडियो बना दिए, ठीक है। 4 जो टॉपिक थे पिछले वाले टॉपिक से मैंने करा दी तकरीबन कम से कम। पिछला टॉपिक था कम से कम 170 मतलब 171 करीब क्वेश्चन कराए थे पिछले टॉपिक से मैंने। वो 2 वीडियो कराए थे, वो मैं मतलब 100 क्वेश्चन एक में और उससे कराया था। तो इस वाले में कराने वाला हूँ, टोटल करा दूंगा इस अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो अब देख लीजिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट वेस्ट करते हुए चलो। तो देखो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, चलो पहला क्वेश्चन देख लो एक बार। हाँ, पहला क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। जो अंग्रेजी शासन जो चला था उस समय का, जो किस क्षेत्र पर सबसे अधिक इफेक्ट पड़ा, आर्थिक पर पड़ा था या राजनीतिक पड़ा था या धार्मिक पर या मनोविज्ञान पर, किस पर पड़ा था सबसे अधिक, बताइए। तो बता दो आपके लिए, सबसे पहले सबसे अधिक जो इफेक्ट जो पड़ा था अंग्रेजी शासन का वो आर्थिक, किससे पड़ा था, वो आर्थिक क्षेत्र में पड़ा था सबसे अधिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमसे कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है। मतलब ब्रिटिश उपनिवेशों का चरण और विशेषता, क्या विशेषता रही थी उपनिवेशवाद की। तो देखा, पहला है वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813 तक चला था। ये एकाधिकार व्यापार पर प्रत्यक्ष कर विनियोग का कार्य रहा था। या औद्योगिक चरण 1813 से 1860 तक मुक्त व्यापार का कार्य रहा था। या वित्तीय पूंजीवाद 1860 से 1947 तक ब्रिटिश पूंजी निवेश का कार्य रहा था। तो क्या देख लो एक बार आंसर किसका कौन सा मिलान कर रहा है। तो देखो बता दूं मैं आपके लिए, तो क्या हुआ, जो वाणिज्यिक चरण का जो 1757 से 1813 के बीच में हुआ था वो कब हुआ था, एकाधिकार व्यापार व प्रत्यक्ष विनिमय का काल था उस समय। दूसरा देखो, मतलब औद्योगिक चरण 1813 में हुआ था, 1813 से 1860 तक हुआ था। मुक्त व्यापार का काल रहा था, ये किसका, ये मुक्त व्यापार का काल रहा था। आगे देखते हैं, पूंजी मतलब वित्तीय पूंजीवाद, जो वित्तीय पूंजीवाद 1860 से 1947 तक चला था। ये ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल रहा था, किसका, ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। तो क्वेश्चन 3 कहता है कि भारत में अंग्रेजी की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई। जो हमारी क्वेश्चन तीसरा कि भारत में अंग्रेजी की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई। कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी कि जो उसके बाद लूट शुरू हो गई, मतलब अंग्रेजों के द्वारा मतलब भारत को लूटा गया। तो प्लासी के युद्ध के पश्चात या बक्सर के युद्ध के पश्चात, या कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, या 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात, कब हुआ था ये सब कुछ, तो बताइए। तो मैं बता दूं आपके लिए, ये सब कुछ हुआ था कब हुआ था, ये हुआ था प्लासी के युद्ध के पश्चात हुआ था सब कुछ। कब हुआ था, प्लासी के युद्ध के पश्चात। अगर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कि ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। ब्रिटिश काल में भारत में, ब्रिटिश शासन काल में, सब ब्रिटिश शासन काल था उस समय तो भारत में मतलब भू राजस्व व्यवस्था को कब नहीं अपनाया गया था। कौन सी व्यवस्था थी, तो कौन सा था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो देहसाला व्यवस्था थी उसमें। कौन सी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। मतलब देहसाला व्यवस्था कही जाती है वो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन 5 में कहता है, क्वेश्चन 5 में क्या कहता है कि भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बनवाई, मतलब बिछवाई थी, किसने बिछवाई थी प्रथम रेल लाइन भारत में। एसएससी पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो किसने बनवाई थी, तो भारत में जो प्रथम रेल लाइन बनवाई थी, तो ये बनवाई थी, किसने बनवाई थी, ये बनवाई थी जॉर्ज क्लार्क। किसने बनाई थी, जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी प्रथम रेल लाइन, जॉर्ज क्लार्क। क्वेश्चन 6 में देख लो, भारत से, एक मिनट साइज थोड़ा कम करूँ इसका मैं। हाँ देखो क्वेश्चन 6 में देख लो एक बार।
वो छठा कहता है कि भारत से ब्रिटिश की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने, या दादाभाई नौरोजी ने, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, या लाला लाजपत राय ने? तो भारतीय ब्रिटेन और की संपत्ति का अपहरण का जो अधिकार किया था वो किसने किया था? ये दादाभाई नौरोजी ने। किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17वां, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच थी? तो प्रथम टेलीग्राफ लाइन किसके बीच हुई थी? ये तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दे रखे हैं इसके, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये रहे, हाँ, बम्बई और थाने के बीच में, या कलकत्ता और मद्रास के बीच में, बम्बई और आगरा के बीच में, कलकत्ता और आगरा के बीच में, किसके बीच हुई थी? तो बता दूं, जो कलकत्ता और आगरा के बीच में हुई थी। प्रथम 1853 ईस्वी में क्या हुई थी? जो ग्राफ लाइन खींची गई थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन देख लो एक बार। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? तो 8वां क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? भारत में जो ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का सबसे अधिक जो लाभ प्राप्त किया था, किसने किया था? प्रथम लाभ बताइए। बटाईदार ने, किसान ने, या जमींदार ने, कृषि मजदूर ने? किसने किया था सबसे अधिक लाभ प्राप्त? तो बता दूं मैं आपके लिए, 8वें का जो आंसर होगा क्या होगा? तो जमींदार, जो जमींदार लोग थे वहाँ के, मतलब उन्हें सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ था। 9वां क्वेश्चन देखो, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया था? सूरत में, बम्बई में, या अहमदाबाद में, या कोयम्बटूर में? किसमें किया गया था? तो बताइए। तो 9वें का आंसर क्या होगा? बम्बई। जो बम्बई जो था भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल मतलब स्थापित किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? अंग्रेज द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था है वो प्रणालियों तो कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। कौन सी ऐसी भू राजस्व व्यवस्था अपनाई गई थी? 10वें का आंसर है देखो, तो बंगाल प्रांत की स्थायी भू राजस्व व्यवस्था, मद्रास प्रांत की सैय्यदवाड़ी भू व्यवस्था, मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था, या संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भू व्यवस्था? किसकी? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा मद्रास प्रांत की सैय्यदवाड़ी भू व्यवस्था। ये था मतलब उस समय का भू राजस्व व्यवस्था को सबसे अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर देखो क्वेश्चन नंबर 11, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा स्थायी बंदोबस्त शुरू किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते। क्वेश्चन 12 में देखो कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने स्थायी बंदोबस्त लागू कब किया था ये बताना आपके लिए। और ये मतलब कहाँ पर? किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसको था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कब किया गया था? तो ये जो आंसर होगा क्या? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ब्रिटिश सरकार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था ये कब लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ये कब लागू की गई थी? तो बताइए। तो ये की गई थी 1820 ईस्वी में लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। आगे 14वां क्वेश्चन, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? जो पहली बार जो औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा जो थी वो कब लागू की गई थी? महलवाड़ी प्रथा बताइए जल्दी से। तो महलवाड़ी प्रथा तो ये कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी, हम बता दें आपके लिए आंसर क्या होगा। तो जो 1822 ईस्वी में, कब? 1822 ईस्वी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो लो क्वेश्चन नंबर 15वां, स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किया गया था उनमें शामिल है, कौन कौन क्षेत्र शामिल है जिनमें स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया था? कब? 1793 ईस्वी में, किससे? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो चालू मतलब जो अपनाया गया था लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त। तो कौन कौन से इस क्षेत्र शामिल है इसमें बताना आपके लिए, तो बताइए जल्दी से। तो 15 में देख लो आंसर। तो सबसे पहले बता दूं मैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस, ये पांचों राज्य शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये पांचों राज्य शामिल हो जाएंगे इसके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन 16 में देखो लो, एक मिनट जल्दी से। क्वेश्चन 16 में क्या कहता है? 16 में क्वेश्चन कहता है हमसे, अंग्रेज शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अंग्रेज शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र था अफीम उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ था? कौन सा क्षेत्र था? तो वो था बिहार। कौन सा क्षेत्र था? वो था बिहार। ठीक है, यह ध्यान रखना कौन सा था? बिहार था। 17वां क्वेश्चन, 18वीं सदी में बंगाल के वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी
कारण था। कौन सा कारण था 18वीं सदी में बंगाल के वस्त्र उद्योग के पतन के लिए? तो उत्पादन में गुणवत्ता में कमी या कच्चे माल की उपलब्धता या ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल उच्च तटकर कारीगरों के अनुपलब्धता। तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा, कौन सा होगा? तो जो ब्रिटेन के निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर मतलब अधिक कर लगा दिया गया था, इसी वजह से मतलब उत्तराधिकारी मतलब उद्योग के लिए पतन के लिए उत्तराधिकारी कारण बन गया, ये कारण बन गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 18। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई एक पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक कौन है? किसके? नील कृषकों के द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक। मतलब नील दर्पण किसने लिखी थी? तो ये जो पुस्तक लिखी थी 18वां आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या, जो हमारा जो लिखा था वो किसने लिखा था? दीनबंधु मिश्र ने। किसने लिखी थी? ये नील दर्पण पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी? दीनबंधु मिश्र ने लिखी थी। ये आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन 19 पे चलते हैं हम। तो अंग्रेज द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। तो अंग्रेज द्वारा सर्वप्रथम कहवा बाग लगाए गए थे, कहाँ लगाए गए थे? तो चिकमंगलूर जनपद में, या कुर्कू जनपद में, या नीलगिरी जनपद में, या वायनाड जनपद में। तो अंग्रेज द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान जो लगाए गए थे, कहाँ लगाए गए थे? तो 19 में राइट ऑप्शन कौन सा लगाया? ये हो जाएगा वायनाड जनपद में। कहाँ लगाए थे? ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अंग्रेज शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो अंग्रेज शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? तो किसने? 20वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो प्रतिपादन किया था किसने किया था? ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन 21 में क्या कहता है? क्वेश्चन 21 में देख लो एक बार। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? जो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड डॉफरिन के द्वारा काल में, या लॉर्ड लिटन के, या लॉर्ड मेयो के, लॉर्ड रिपन के? तो किसके शासन काल में हुई थी अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना? तो बताइए, तो 21वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लॉर्ड मेयो के द्वारा। तो मेयो के शासन काल में जो पहली जनगणना हुई थी किसके शासन में? मेयो के शासन काल में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22 में। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? किससे संबंधित है? सर टॉमस रो तो ये संबंधित है किससे? तो किससे संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। किससे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। ये ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 23 में देख लो। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? 1853 में किन किन नगरों के बीच हुआ था? तो बताइए, तो ये जो नगरों के बीच हुआ था 23 में आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सभी को पता होगा, मुंबई और ठाणे के बीच में हुआ था। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पहली रेल लाइन शुरू की गई थी। ठीक है, आगे देख लो एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कौन सा कहता है? स्वतंत्र पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा से प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता के बाद में अवधि में भी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। क्या मुख्य उद्देश्य था बताइए? तो जो मुख्य उद्देश्य था बता दो। जो सबसे पहले तो 24 में का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये जो राइट ऑप्शन होगा, छोटे प्रशासन पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। छोटे प्रशासन के जो पद थे उन नियुक्त होने वाले शिक्षित मतलब जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे उनकी मतलब भारतीयों पर आवश्यकता होना। तो ऑप्शन नंबर है इसका यही आंसर होगा। ठीक, यही मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, बाकी सभी गलत है। आगे, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? कितना प्रतिशत देना पड़ता था? मतलब जो जमींदार लोग थे बंदोबस्त के दौरान तो कितना देना पड़ता, राज्य को देना पड़ता था। कितना देना पड़ता था ये बताना आपके लिए। तो बता दूं आपके लिए, तो ये जो कर देना पड़ता था कितना देना पड़ता था? 25 में राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा? तो 89% राज्य को देना तय किया गया था। मतलब 89% तय किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। तो आगे 26 में क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी वह शामिल थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी जिन क्षेत्रों में, तो उनमें कौन कौन से देश शामिल है उनमें बताना आपको। तो मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्को, कौन कौन क्षेत्र शामिल है उसमें? तो बता दूं मैं आपके लिए, क्षेत्र शामिल हैं उसमें
सारे क्षेत्र शामिल है ये, ठीक है, ये पढ़ लेना। मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्व बंगाल और असम और कुर्क। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27वां। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक? तो ये जो प्रवर्तक कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है मॉर्टिन बर्ड। किसको? मॉर्टिन बर्ड को कहा जाता है क्या? फादर ऑफ द लैंड सेटलमेंट इन द नॉर्थर्न इंडिया। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक लॉर्ड मॉर्टन। आगे क्वेश्चन नंबर 28वां क्वेश्चन देख लो एक बार। तो क्वेश्चन 28वां क्या कहता है? तो समस्त अंग्रेज भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी उस समय पर बताना आपको। तो 28वें का आंसर क्या होगा? तो आंसर दूँ तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई गई थी समस्त अंग्रेजों भारत की राज्य सर्वाधिक भूमि पर, सबसे अधिक भूमि पर, ठीक है, कितनी 51% भूमि पर अपनाई गई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई गई थी। आगे देख लो क्वेश्चन 29वां। भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था। जो व्हिटली आयोग 1929 का जो उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? और उद्देश्य देख लो आगे। और आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का परीक्षण, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर प्रति वेतन का सिफारिशों का प्रस्तुत करना। और ऑप्शन इसके नीचे देखने में दिखा दूंगा आपके लिए, लेकिन जो इसका राइट ऑप्शन इसी में है दोनों में, तो बी ऑप्शन राइट। श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर प्रति वेतन पर सिफारिशों का प्रस्तुति करना। तो आगे ऑप्शन दिखा दूंगा आपके लिए, यहाँ पर दे रखे हैं ऑप्शन, इधर देखो ये यहाँ पर दे रखे हैं, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, दोनों ऑप्शन गलत हैं। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक था। कौन सा प्रथम बैंक था चलने वाला समिति देयता का? तो बताना आपके लिए, तो कौन सी बैंक था? तो 1881 में स्थापित हुआ था ये। तो कब, कौन सा? हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक या अवध कॉमर्शियल बैंक या पंजाब नेशनल बैंक या पंजाब एंड सिंध बैंक? कौन सा? तो 30वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो बता दो आपके लिए, जो 30वें अवध कॉमर्शियल बैंक थी जो भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुई थी और उनके प्रबंधक को चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक है ये। आगे देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 31वां। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। तो अंग्रेजों द्वारा जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है ये लागू किया गया था, किस अंग्रेजों द्वारा? 31वां आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं, हाँ बस देखो। तो ये कब हुआ था ये? तो ये जो आंसर है मद्रास प्रेसिडेंटी एवं बम्बई प्रेसिडेंटी के द्वारा ये बंदोबस्त लागू किया गया था। तो मद्रास प्रेसिडेंटी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी के द्वारा अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू कर दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 में चलता है। तो क्वेश्चन 32 में क्या कहता है कि भारत में उपनिवेशी शासन में तो भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। तो इल्बर्ट बिल का क्या उद्देश्य था भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में? तो 1883 का में ईस्वी में हुआ था ये, ठीक है। इल्बर्ट बिल का क्या उद्देश्य था? इल्बर्ट बिल का उद्देश्य, जहाँ तक आंदोलन की दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, देसी प्रेस स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश डालना, क्योंकि उससे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझ जाता था। यह प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देसी भारतीयों को उनमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यह आर्म एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। तो क्या ऑप्शन होगा इल्बर्ट बिल का? तो इल्बर्ट बिल का जो मुख्य उद्देश्य होगा क्या होगा? तो 32 में आंसर हो जाएगा कौन सा? ये ऑप्शन, जहां तक आंदोलन की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33वां। क्वेश्चन 33वां यहाँ मेल करना, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं आपके लिए, तो मेल कर दिखा देता हूँ सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर क्या है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 33वां। क्वेश्चन 33वां क्वेश्चन है ये। तो यहाँ मेल कर देता हूँ मैं एक बार सबसे पहले तो हाँ देखो एक बार मेल, तो यहाँ मेल बता देता हूँ मैं कैसे करना है यहाँ पर।
ये सारे मिला दिए, ठीक है। तो ये मतलब पहला, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि मतलब जागीरदारी प्रणाली, और दूसरा है कि मालगुजारी के इजा इरादे मतलब इजारे मतलब इजारेदारों, मतलब ये यहाँ पर गलत रहा है, इजारेदारों अथवा तहसीलों को आवंटित भूमि, रैयतवाड़ी प्रणाली, मतलब ये तो गलत है, रैयतवाड़ी नहीं जमींदारी प्रणाली कही जाती है। तो बी का चौथा मिलेगा, ठीक है। उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, स्थानांतरित करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसानों को आवंटित भूमि। तो क्या होगा, तो प्रत्येक किसानों को आवंटित भूमि थी रैयतवाड़ी प्रणाली, तो ये रैयतवाड़ी प्रणाली थी। आगे ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त थी, ये महलवाड़ी प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो बता दिखा दूँ आपके लिए, जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34 में क्या कहता है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था, ये बताना आपको। तो क्या कारण था, भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, या प्राकृतिक संसाधनों की कमी, या धार्मिक धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तहजीब प्राथमिकता। तो क्या ऑप्शन है, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भारी उद्योगों का अभाव होना। आगे क्वेश्चन नंबर देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 35वां। तो यद्यपि भारत में व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किंतु किस वस्तु का व्यापार करने कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया, मतलब कुछ कंपनी को सबसे अधिक सुरक्षित रखा गया, तो उसके इसका व्यापार कर सकते हैं हम। चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, लेकिन जो चाय की जो सुरक्षित रखा गया था, इसका व्यापार तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36वां। 36वां क्वेश्चन कहता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार के अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है, ये अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया, किस एक्ट के तहत बताइए। तो 36वें का आंसर क्या हो जाएगा, तो 36वें का आंसर हो जाएगा कौन सा, 1833 का चार्टर्ड एक्ट हुआ था, 1833 का चार्टर एक्ट हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं, क्वेश्चन 37 पर। हाँ, क्वेश्चन 37 में कहता है कि स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों के अपेक्षा की गई वे खेतीहारों को पट्टा जारी करेंगे। यह स्थायी बंदोबस्त के दौरान हुआ था, सब अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण क्या था, जो अधिक जमींदार थे उन्होंने पट्टा जारी नहीं किया था, तो इसका कारण क्या था, जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, या यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, या खेतिहारों को दिलचस्पी प्राप्त करने की नहीं थी। तो कौन सा क्या उद्देश्य था उसका, तो 37वें का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख लो एक और क्वेश्चन नंबर 38वां। क्वेश्चन 38 में क्या कहता है, क्वेश्चन 38 में ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में। देखो पहले पढ़ लो। स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों के से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया। या रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयत से लगान निश्चित किया, इसी कारण से इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महल के अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए यह व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था की गई, मतलब जागीर का एक भाग है। तो कौन से ऑप्शन सही है इसमें, तो बता दो कि सबसे पहले तो ये तीनों मतलब ऑप्शन सही है, मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था और स्थायी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, ये सभी, और ये महलवाड़ी व्यवस्था सभी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर सुमेल करना हमारे लिए मिलाना, ठीक है। भू राजस्व व्यवस्था और संबंधित व्यक्ति, कौन कौन से व्यक्ति हैं इससे भू राजस्व व्यवस्था थे। स्थायी बंदोबस्त कौन कौन से व्यक्ति संबंधित, सबसे पहले तो ये बताइए तो क्या होगा। तो देखो बता दो, सबसे पहले बता दूँ मैं, जो आपका स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। तो स्थायी बंदोबस्त तो कौन संबंधित है, कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन शोर, मतलब कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन शोर, ये स्थायी बंदोबस्त से संबंधित। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो और एलिफिस्टन,
फिस्टर मतलब ये सेकंड का मिल जाएगा, ठीक है। कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो और एलिफ फिस्टर ये इससे रैयतवाड़ी व्यवस्था संबंधित था। और महलवाड़ी व्यवस्था, जो महलवाड़ी व्यवस्था थी ये से मतलब होल्ट मैकेंजी और मॉर्टन बर्ड, मतलब तीसरे का तीसरा मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तीनों मिला है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है। जो महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? गंगा घाटी या दुआब के उत्तरी पश्चिम प्रांतों में उत्तरी पश्चिम प्रदेश, मध्य भारत में कुछ भाग, मराठों के अधिकृत प्रदेश और पंजाब। कौन कौन से भाग क्षेत्र इसमें महलवाड़ी व्यवस्था में कौन कौन क्षेत्र अपनाए गए थे, कौन क्षेत्रों में ये मतलब महलवाड़ी व्यवस्था चलाई गई थी? तो बता दूँ सब ये पांचों ऑप्शन सही हैं, मतलब पांचों ऑप्शनों में मतलब गंगा घाटी में चलाई गई थी और दुआर के उत्तरी पश्चिम प्रांतों में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और बात करें पश्चिम भारत के कुछ भागों में, मराठों अधिकृत प्रदेश में, पंजाब में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सही भागों में चलाई गई थी महलवाड़ी व्यवस्था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में, यहाँ पर मिलान करना आपके लिए। ये काश्तकारी अधिनियम और वर्ष, कौन सा अधिनियम किस वर्ष आया था? बंगाल काश्तकारी अधिनियम ये कब आया था? ये अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक ये कब आया था? ये दक्कन काश्तकारी अधिनियम या मध्य प्रांत अधिनियम। तो सबसे पहले इनका मिलान कर दूँ, बता दूँ कि सबसे पहले तो बता देता हूँ, ये मिला देता हूँ मैं पहले। हाँ देखो, तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम ये 1885 ईस्वी में आया था, और ये अवध काल 1885 में अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक ये आया था 1886 ईस्वी में। दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879 में आया था। आगे मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक 1883 ईस्वी में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 और अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी अधिनियम 1886, या बाद में दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879, मध्य प्रांत काश्तकारी अधिनियम 1883 ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख लो क्वेश्चन 42 पे चलते हैं। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा के माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मौकाले के प्रवर्त 1835 में हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया था किसको? तो 42 में आंसर क्या हो जाएगा? तो 42 में आंसर बता दूं आपके लिए, जो अंग्रेजी भाषा थी, जो शिक्षा के माध्यम में मतलब उच्च प्राचीन आंग्ल विवाद के अंतर्गत मौकाले में प्रवर्तित जो 1835 से हुई थी, वो अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया था। अब बात करें 43 में, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो भारतीय मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है भारतीय शिक्षा का? तो मैग्ना कार्टा ये कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र 1854 से, या हंटर आयोग 1882 के प्रतिवेदन से, रेले आयोग 1902 के प्रतिवेदन से, और सेंट्रल आयोग 1917 के प्रतिवेदन से। तो किससे जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है ये कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कि महाअधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महान अधिकार पत्र। तो 43 में आंसर क्या हो जाएगा? तो ये वुड्स घोषणा पत्र 1854 में आया था। ये जब हुआ था मैग्ना कार्टा भारत शिक्षा में कहा जाता है। ये वुड्स के घोषणा पत्र 1854 को। आगे 44वां क्वेश्चन देख लो एक बार। 44वां क्वेश्चन कहता है कि किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बोलने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को प्रस्तुत किया? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसने किया था 1900 निःशुल्क? और 44वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनको प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45 चलते हैं। क्वेश्चन 45 में क्या रहता है? क्वेश्चन 45 में चलते हैं। शिक्षा से संबंधित आयोग समिति को पहचाने से, जो शिक्षा से संबंधित आयोग समिति है इसको मतलब पहचानना आपके लिए कौन सी शिक्षा से संबंधित आयोग की समिति है? हार्टू समिति 1929, या लिंडसे आयोग, या स्प्रू समिति, या सार्जेंट योजना। ये 45वें का आंसर क्या होगा? तो
तो जो मैं सबसे पहले बता दूँ, जो हार्टिस समिति और लैंडिस आयोग या स्प्रू समिति या सार्टन योजना, ये सभी शिक्षा से संबंधित हैं। तो हार्टिस संधि मतलब 1929 में आई थी और लैंडिस आयोग मतलब 1929 में आया था, ये दोनों एक ही समय। और स्प्रू समिति कब लागू की गई थी? 1934 में। और सार्टन योजना 1944 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चारों ही क्या है? शिक्षा से संबंधित हैं। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 46 में, किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए? शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, किस सिद्धांत का अर्थ था ये? इस वर्ग में छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचे। तो कौन सा सिद्धांत था ये? अधोमुखी निषेध सिद्धांत या अर्धमुखी नियंत्रण सिद्धांत, निषेधन सिद्धांत या अधोमुखी शुद्धिकरण सिद्धांत या अर्धमुखी शुद्धिकरण सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत था ये? तो 46वां आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अधोमुखी निषेधन सिद्धांत को कहा जाता है, और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑप्शन नंबर है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर देख लो क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं। क्वेश्चन 47 में क्या कहता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता तो किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता ये जो कहा जाते हैं, ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? चार्ल्स ग्रांटो को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, चार्ल्स ग्रांटो को। आगे 48वां क्वेश्चन है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से संबंधित कोई नहीं था, संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की थी? तो ये जो इसकी स्थापना की थी किसने की गई थी? डेविड हेयर ने, विलियम जॉनसन ने, मैकाले ने या जॉन मार्शल ने, किसने की थी इसकी स्थापना? तो 48 में जो आंसर हो जाएगा 48 में का, ये डेविड हेयर को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर देख लो 49 पर। क्वेश्चन 49 में क्या कहता है? भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। जो भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण क्या कहते हैं? तो अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण करना, इंग्लैंड में आयात की जाने वाली वस्तुओं पर भारी आयकर लगाना। तो कौन से दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे? तो कौन से दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे? तो 49 में आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये बस चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही है यहाँ पर। ठीक है, ये उद्योग के पतन के कारण कहे जाते हैं, दस्तकारी उद्योग के पतन। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। 150 में कहता है, भारत में अनौद्योगिकरण या प्राक औद्योगिकरण की अवधि थी। मतलब भारत में अनौद्योगिकरण और प्राऔद्योगिकरण की अवधि थी। कौन सी अवधि थी? तो 50 में का आंसर क्या हो जाएगा? तो बता दो जो अवधि मानी जाती है ये मानी जाती है 1800 से 1850 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे, भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब आरंभ की हुई? भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब आरंभ हुई थी? तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा? डी 1850 ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की कि इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है? कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। तो किसने कहा था ये? तो ये जो बात कही थी किसने कही थी? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? ये कहता विलियम बेंटिंक ने कही थी। कौन सी? विलियम बेंटिंक की। आगे क्वेश्चन नंबर 53, बेस्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मर्समैन, विलियम कैरी एवं विलियम वॉट्स ने श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुत्री के नाम से जाना जाता है। तो यह श्रीरामपुर स्थित है। ये श्रीरामपुर कहाँ स्थित है ये बताना आपके लिए। तो श्रीरामपुर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो क्या होगा राइट ऑप्शन? तो इसका राइट ऑप्शन बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? श्रीरामपुर बंगाल में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर देखते हैं। क्वेश्चन 54 में क्या कहता है? भारत में रेलवे के निर्माण के कारण क्या कहते हैं? तो भारत में रेलवे की जो निर्माण हुआ था उसे क्या कारण हुए थे? ब्रिटिश उद्योग में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योग के लिए भारत के विभिन्न भागों में कच्चे माल की आपूर्ति। यह भी ऑप्शन है कि भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासन सूत्र
कि आबद्ध करना या आंतरिक विद्रोह व हवाई आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आगमन या उपयुक्त सभी कौन कौन से निर्माण कार्य हैं इसके रेलवे के? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सभी कार्य हैं, ठीक है। पढ़ लेने के बाद आगे क्वेश्चन नंबर 55, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी? किसने दी थी? लॉर्ड डलहौजी ने दी थी, या कॉर्नवालिस ने दी थी, या दादाजी नौरोजी ने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी? किसने दी थी? तो जो बता दूं, भारत में जो रेलवे की स्थापना के दौरान आधुनिक उद्योग का अग्रदूत व जननी की संज्ञा दी थी, वो दी थी किसने दी थी? तो ये दी थी कार्ल मार्क्स ने दी थी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं। क्वेश्चन 56वां है, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई, मतलब पहली पटसन मतलब पहली आधुनिक पटसन मिल जो थी कहाँ पर स्थापित हुई थी? 56 में का आंसर क्या होगा? तो आंसर जो होगा क्या होगा? रिसरा बंगाल में हुई थी। कहाँ पर? रिसरा बंगाल में, बंगाल के रिसरा में हुई थी। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? पहले आधुनिक लोहा उद्योग की स्थापना कहाँ पर स्थित हुई थी? तो स्थापना हुई थी कहाँ पर? पहले आधुनिक लोहा की स्थापना तो कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी बिहार में। कहाँ पर? बिहार में हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन 58 चलते हैं। बिखरे हुए स्वायत्त गांव के कवच को इस्पात के रेलों के से छेद कर दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा? जो बिखरे स्वायत्त गांव के कवच को इस्पात के रेलों से छेद किया गया था, ये उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया, ये किसने कहा था? ये जो बात कही थी, ये कही थी किसने कही थी? तो 58 का आंसर हो जाएगा, ये बुकानान ने कही थी। किसने की थी? बुकानान ने कही थी। ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेज द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा ना कर कि इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका था? ये कथन किसने कहा था? तो ये जो कथन कहा था, ये 59 में आंसर क्या हो जाएगा? 59 का आंसर होगा आर.सी. दत्त ने कहा था, ये कही थी ये बात। आगे क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। हमारी पद्धति, मतलब ये जो बात कही है, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। यह युक्ति किसकी है? ये युक्ति किसकी है? कार्ल मार्क्स की युक्ति है, दादाजी नौरोजी की, या आर.सी. दत्त की, या जॉन सुल्लीवान की? तो किसकी युक्ति है? 60 में का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आंसर हो जाएगा जॉन सुल्लीवान की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे 61वां, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? बताइए। तो कांग्रेस द्वारा कौन से पहली बार जो कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? कब किए थे? तो किसमें? तो ये 61 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कराची कहाँ पर हुआ था? कराची अधिवेशन में 1931 ईस्वी में। कराची अधिवेशन में 1931 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 चलते हैं। क्वेश्चन 62 में क्या कहता है? कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, या जवाहरलाल नेहरू, या महात्मा गांधी, या सुभाष चंद्र बोस? कौन थे? 62 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 62 का आंसर हो जाएगा ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे हमें मिलाना है यहाँ पर 63वां में मिला देता हूँ। सबसे पहले तो स्ट्रेची आयोग 1880 में ये लॉर्ड लिटनस के द्वारा हुआ था। आगे कहता है कि लियाल आयोग, जो लियाल आयोग होता है, लॉर्ड एल्गिन के द्वारा हुआ था 1897 में। मैकडोनल आयोग ये होता 1900 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आगे वुड हेड आयोग 1943 से 44 में लॉर्ड बेवेल के द्वारा हुआ था ये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं। 64 में, हाँ, 20वीं सदी के पूर्वार्ध
में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 43 में कहाँ पड़ा? 20वीं सदी के पूर्वार्ध। तो 64 का आंसर क्या होगा? तो ये हुआ था बंगाल में। ये सबसे अधिक अकाल पड़ा था बंगाल में। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? कौन कौन से उद्योग धंधे थे वो विकसित हुए थे ब्रिटिश काल में? 65 का आंसर बताइए। तो कहाँ पर हुए थे? तो जूट, कोयला और लोहा व इस्पात मशीनों के पुर्जे, ये सूती वस्त्र, कौन कौन से उद्योग थे ये सबसे अधिक विकसित हुए थे? तो 65 का आंसर हो जाएगा क्या? सबसे जूट, और फिर कोयला, और फिर हुआ था क्या? लोहा व इस्पात, और फिर हुआ था सूती कपड़ा। तो 1 2 3 5 ये ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। चौथा ऑप्शन मशीन और पुर्जे, मतलब ये इतने उद्योग धंधे मतलब विकसित नहीं हुआ था, लेकिन ये जो तीन चार हैं, जूट, कोयला और लोहा व इस्पात और सूती कपड़ा, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देख लो एक और क्वेश्चन 66 में चलते हैं। क्वेश्चन 66 में क्या कहता है कि 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति अब बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन है? 1938 में जो अंत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। क्वेश्चन 76, हाँ, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ित की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया? अकालों को रोकना और अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता ये कब प्रचारित हुआ था? ये कब? 67 में आंसर होगा। तो कब किया था? ये कहता 1883 में। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन 68 में भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ ये किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था किसके समय हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कब हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। आगे 69वां, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? रेलवे विभाग के लिए जो पृथक बजट था, पृथक रूप से बजट हुआ था वो कब आरंभ हुआ था? तो बताइए। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? कि 1925 में। ठीक है, 1925 में हुआ था ये पृथक रूप से रेलवे बजट का आरंभ। आगे क्वेश्चन नंबर 17वां, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने व बसने की अनुमति मिली? ब्रिटिश नागरिकों को पहली बार सबसे पहले 70 में का आंसर क्या हो जाएगा? तो 70 का आंसर हो जाएगा 1833 ईस्वी में ये अनुमति मिल गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख लेंगे आपने। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 71 पर। 71 क्वेश्चन आ गए हम। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है ये बताइए। तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं, बताऊँ मैं आपके लिए। तो ये जो लेखक माने जाते हैं रमेश चंद्र दत्त को माना गया है। ठीक है, किसको? रमेश चंद्र दत्त को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया से याद कर लेना, क्वेश्चन अच्छा है ये। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ? भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम आरंभ कब हुआ था? 72 में का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुआ था 1913 में, सबसे पहले ये आरंभ हुआ था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 73, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? 73 में का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा किसका है? कार्ल मार्क्स का। ये जो कथन है ये कार्ल मार्क्स का कथन है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन 74 में कहता है, दादाभाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी थी? दादाभाई नौरोजी ने भारतीय परंपरागत उद्योगों का विनाश, सभी उच्च पदों का अंग्रेजों की भर्ती, या धन के निवास, नीलहों द्वारा भारतीयों के साथ किए गए व्यवहार। 74 में का आंसर क्या हो जाएगा? तो 74 सभी उच्चों, जो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। सभी उच्चों पदों पर अंग्रेजों की भर्ती हुई थी। दादाभाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए जो कार्य थे अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी इसको। आगे क्वेश्चन नंबर 75, यह कथन किसका है? भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, किसका है यह कथन? भारत और इंग्लैंड के जो आर्थिक हित हैं प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ये किसने कहा था ये? तो ये जो
किसका मतलब किसका कहे जाते हैं, मतलब ये कथन किसका है, तो ये कथन जो बोला जाता है जवाहरलाल नेहरू का। किसका? जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं, या रमेश चंद्र दत्त हैं, या जवाहरलाल नेहरू हैं, या एम जी रानाडे हैं। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? 76 में इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। भारतीय अर्थविदों में शामिल है। भारतीय अर्थविदों में शामिल है। कौन शामिल है भारतीय अर्थविदों में? दादा भाई नौरोजी, आर सी दत्त, या एम सी रानाडे, या डी एन गॉडगिल, गोपाल कृष्ण गोखले, या के टी शाह। कौन शामिल है? कौन कौन शामिल है? तो 77 में आंसर क्या आ जाएगा? तो ये आंसर हो जाएगा इसका सभी हैं। ठीक है, ये जो दादा भाई नौरोजी, आर सी दत्त और एम जी रानाडे, या डी एन गाडगिल, या गोपाल कृष्ण गोखले, या के टी शाह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। सर थॉमस हालैंड के सभापतित्व के भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? सर थॉमस हॉलैंड जो था कि सभापति के नाम से जाना जाता था। भारतीय उद्योग आयोग जो गठन कब हुआ था? ये 78 में का आंसर क्या हो जाएगा? 1916। ठीक है, 1916 में हुआ था। सर थॉमस हॉलैंड की सभापतित्व में भारतीय उद्योग आयोग का गठन हुआ था। आगे, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो कब किया गया था? तो 79 में का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या? 1907। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 80 में का आंसर क्या हो जाएगा? तो एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 81 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया गया था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? ये जो हुआ था 81 में का आंसर होगा क्या? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? प्रथम रेलवे लाइन थी किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो कौन थे उस समय के जो गवर्नर? तो 82 में का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अच्छा है। ठीक है जी। आज क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन 83 में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? कौन सा ब्रिटिश उपनिवेशी का शासन का जो परिणाम था वो नहीं था? कौन सा नहीं था? भारतीय कृषि का विनाश, भारतीय उद्योगों का विनाश, भारतीय व्यापार का विनाश, भारतीय सामंतवाद का विनाश। कौन सा एक भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? तो 83 में का आंसर हो जाएगा कौन सा? डी ऑप्शन, भारतीय सामंतवाद का विनाश। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। ये नहीं था, बाकी सभी थे ये। 1813 में पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? 1813 में जहाँ भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें ऊंची दरों पर बेचना। भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में या नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पाद उत्पादित करने के लिए बाध्य करना। यह भारतीय व्यापारियों का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन। यह डी ऑप्शन है कि मुक्त व्यापार नीति। बताइए राइट ऑप्शन कौन सा है? कौन सा आर्थिक शोषण के करने के लिए नहीं अपनाया? कौन सा जो अधिकार था वो नहीं अपनाया गया था? तो 84 में का आंसर क्या हो जाएगा? जो मुक्त व्यापार नीतियाँ नहीं अपनाई गई थी, फ्री ट्रेड पॉलिसी नहीं अपनाई गई थी। आगे क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 85 पर चलते हैं। क्वेश्चन 85 में 50 क्वेश्चन है, दादाभाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन एक समुचित रूप से परिभाषित नहीं करता, समुचित रूप से परिभाषित करता है? कौन सा रूल है ये? डॉक्टर दादाभाई नौरोजी द्वारा कौन सी कृति लिखी गई थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनके द्वारा लिखी गई थी ये, ठीक है। कौन सा रूल है ये, मतलब परिभाषित करता है कौन सा? कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। कि भारत के संसाधनों का ब्रिटेन के हितों में उपयोग किया जा रहा था। कि ब्रिटिश उद्योगपतियों का साम्राज्यिक शक्ति के संरक्षण के अधीन भारत में निवेश करने के अवसर दिए जा रहे थे। कि ब्रिटिश वस्तुएं भारत में आयोजित की जा रही थीं, जिससे देश दिनों दिन अधिकारित गरीब हो जा रहा था। कौन सा परिभाषित करता था? कौन सा? ये मतलब कृति थी, उन्होंने लिखी, दादाभाई नौरोजी लिखी थी ये कृति। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन, जो भारतीय राष्ट्रीय संपत्ति का कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिससे भारत के कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं प्राप्त हो रहा था। यही लिखा था दादाभाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। आए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 पर। 86वां क्वेश्चन कहता है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां हार्मस होम जो चार्जेस की संगठन थी, कौन सी निधियां थी ये शामिल थी उसमें? तो कौन सी निधियां थी? लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, या भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई गई निधि, या भारत के बाहर हुए युद्धों में लड़ने अंग्रेज द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। कौन कौन सी थी ये निधि बतानी है आपके लिए? तो 86 का आंसर दिखा दूँ मैं आपके लिए, कौन कौन सी निधि थी। तो ये तीनों निधि अपनाई गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, तीनों निधि अपनाई गई थी ये, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 87 पर। यहाँ पर क्वेश्चन 87 यहाँ दे रखा है, ऑप्शन आगे दे रखे हैं इसके। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? कौन सी कंपनी थी जिसने पहली बार रेल सेवा प्रारंभ की थी, ये बताना आपके लिए। तो कौन सी कंपनी थी प्रथम बार रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो 87 में आंसर ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ये की थी। आगे रेतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में किसानों द्वारा लगाए गए सीधे सरकार को दिया जाता था, किसानों द्वारा लगाया गया जो कर है सरकार को दिया जाता था। सरकार रेत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारित किया जाता था। कौन कौन से रेतवाड़ी से संबंधित हैं ये बताना आपके लिए। तो 88 में का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सही हैं इसके, ठीक है, रेतवाड़ी व्यवस्था से। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 89 पर। निम्नलिखित कथन विचार करना है। दादाभाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। कौन सी देन थी दादाभाई नौरोजी के द्वारा भारतीय आंदोलन की सर्वाधिक प्रभावी? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने यह प्राचीन भारत ग्रंथों की व्यवस्था की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। कौन कौन से कारण थे ये बताना अभी। तो 89 का आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल पहला ऑप्शन सही है, प्रभावी देन थी। उन्होंने इस बात पर अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन और भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं 90 पर चलते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय में व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। कौन से व्यापार खो दिया था चाय में? तो ये कुछ खो दिया था 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा जो चाय का जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार खुला था ये मतलब खो दिया था। आगे इसके ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर है इसके सारे जितने भी आंसर थे देख लेना एक बार इसके आंसर।
तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और दोस्तों को बता दें कि जो लूसेंट की बुक के मतलब कोई भी एग्जाम लेना, किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं लूसेंट बुक से, ठीक है। लूसेंट से कराऊंगा कंप्यूटर वगैरह, पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह, ये मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है चल रहे हैं, ठीक है। तो जितने मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, अब देख लीजिए एक बार। तो आज के लिए इतने रखता हूँ। थैंक यू।